आज हम करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय अ 4 लेयर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ accessory parts and the essential part, that is the reproductive part. reproductive part में आता है stamen and the pistil. Pistil is the female part and the stamen is the male part. तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट माइक्रोस्पोरेंजिया इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे this is the bilobed anther. This part is called the anther. ये है anther। यहाँ पे ये 2 लोब हैं, 1 लोब, 2nd लोब। तो this is the bilobed anther and this stalk like structure that is called the filament. तो हम अब इस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज द एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है एंड दैट पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे ये बाइलोब स्ट्रक्चर में आपको 4 पॉलन सैक दिखेंगे। These rounded structures are called pollen sac. ये pollen sac जो हैं ये pollen grain की formation करेंगे। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। हम एक pollen sac के अंदर का प्रोसेस समझेंगे कि वहां पे किस तरह से pollen grain की फॉर्मेशन होती है, पर उससे पहले हम समझेंगे कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम में। 4 है यहाँ पे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगल तो माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज द एपिडर्मिस। आउटर लेयर है, सिंगल लेयर होती है और ये इनर लेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज द एपिडर्मिस। नाउ द सेकेंड लेयर इज द एंडोथीसियम। इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, हैज द कैरेक्टर्स ऑफ द डेहिसेंस। जब पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक के अंदर बन जाते हैं तो एंडोथीसियम जो सिंगल लेयर की बनी होगी वो डेहिसेंट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। इट हेल्प्स इन रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। जब डेहिसेंस होगा तो वहां से पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे डेहिसेंस करेक्टर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से है। जब कोई सेल जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो धीरे धीरे उसका सेल का साइज बढ़ेगा, उसमें एंडोऑस्मोसिस होगी और एक पीरियड ऐसा आएगा जब वो डेहिसेंट हो जाएगा, मींस रप्चर हो जाएगा, उसकी वॉल्स रप्चर हो जाएंगी। थर्ड लेयर इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ 3 to 4 लेयर्स ऑफ द सेल्स। मिडल लेयर जो होती है वो 3 to 4 लेयर्स की रहेगी, जबकि एंडोथीसियम और एपिडर्मिस जो थी वो सिंगल लेयर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे आउटर लेयर है, दैट इज द एपिडर्मिस। दिस इज द एपिडर्मिस। उसके बाद जो सिंगल लेयर है दैट इज द एंडोथीसियम और उसके बाद 3 to 4 नंबर में रहेगी मिडल लेयर। उसके बाद आता है सबसे इनर लेयर, दैट इज द टैपिटम। TAPETUM, टैपिटम। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे इनर लेयर आती है टैपिटम। टैपिटम लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी माइक्रोस्पोर के लिए, यानी माइक्रोस्पोर जो रहेगा उसको न्यूट्रिशन जो है टैपिटम लेयर से मिलेगा। आगे है स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट्स अ प्रोसेस where the formation of microspore from the pollen mother cell by the meiotic cell division।
माइक्रोस्पोर का फॉर्म होना pollen mother cell से, और that division is the meiosis division. meiosis 1 and meiosis 2 जो है वो pollen mother cell में होगा और उससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होगी. Microspores formed are cluster of 4 cells called microspore tetrad. यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है तो इनिशियल में वो क्लस्टर की फॉर्म में होगा और इस क्लस्टर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. दिस इज द न्यूक्लियस. यहाँ पे सेंटर में ये है माइक्रोस्पोर, क्लस्टर में है 4, 1 2 3 4. इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाता है उसमें वाटर कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी. डिहाइड्रेशन से एंथर ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने से माइक्रोस्पोर जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं. ये माइक्रोस्पोर जो हैं ये चारों जो क्लस्टर में थे वो डिहाइड्रेशन की वजह से ये डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलप करेंगे या डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स में. अब ये माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन में चेंज हो चुका है और मींस डिसोसिएट हो गए और पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे. अब बात करते हैं जो पॉलन ग्रेन की सिंथेसिस प्रोडक्शन हो रही है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं. इसकी 2 लेयर्स होती हैं. सबसे आउटर लेयर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द एक्साइन लेयर और इससे इनर लेयर जो होती है दैट इज द इंटाइन लेयर. Exine layer is made up of an organic compound that is the sporopollenin. Exine जो है वो resistant layer है. उसके ऊपर केमिकल्स का, एंजाइम्स का वो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो स्पोरोपोलिनिन है वो उसको मोर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है. वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्पोरोपोलिनिन सबसे आउटर लेयर को, दैट इज द एक्साइन. इट इज वेरी हार्ड. एक्साइन लेयर बहुत ज्यादा हार्ड होती है और ये रेजिस्टेंट होती है सबसे ज्यादा और नो वन एंजाइम नोन टू बी डिग्रेड दिस वन. मींस कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है जो इस एक्साइन लेयर को डिग्रेड कर सके. एक्साइन एक प्रोमिनेंट एक्साइन लेयर में एक जगह स्पेस रहता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. दिस इज द पॉलन ग्रेन. इस पॉलन ग्रेन के बाहर स्पाइनी लेयर होती है. दैट स्पाइनी लेयर इज द एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. तो यहां पे इस एरिया में मैंने स्पेस छोड़ा है. दिस इज द जर्म पोर जहां से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. एक पॉलन ग्रेन के एक्साइन जहां पे एब्सेंट है वहां मतलब कि वहां पे कई पॉलन जर्म पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं जहां से जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी. सिंगल भी हो सकता है. मोर जर्म पोर जो है वो उस पॉलन ग्रेन पे आउटर लेयर पे प्रेजेंट होंगे. जिस एरिया में जर्म पोर प्रेजेंट होगा वहां पे एक्साइन लेयर जो है वो एब्सेंट होती है क्योंकि कोई भी एंजाइम उस एक्साइन लेयर को जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे जर्म पोर वो एरिया है, वो रीजन है जहां पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होगी और वो प्रोमिनेंट पोर रहेगा उस लेयर में जो इजीली डिटेक्ट हो जाता है. As the pollen grain mature, it contains 2 cells of bigger. One is the vegetative cell. एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में एक बड़े साइज का सेल होता है जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और एक स्मॉल साइज का होता है जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं. यहाँ पे ये एक यंग पॉलन ग्रेन बताया है. प्लॉइडी इसकी हाफ होगी क्योंकि मियोसिस डिवीजन में मियोसिस डिवीजन होती है तो प्लॉइडी
मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में प्लॉइडी क्या थी? डिप्लॉयड। जब मियोसिस 1 हुई तो वहां पे रिडक्शनल डिवीजन हो गई, तो यहां पे 2 हैप्लॉइड सेल्स बने। जब ये मियोसिस 2 करेंगे तो अगेन यहां पे इक्वेशनल डिवीजन होगी जस्ट लाइक द माइटोसिस। तो यहां पे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस मींस इसकी प्लॉइडी हाफ है। अब यहां पे ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी यंग पॉलन ग्रेन माइटोसिस करेगा और ये 2 सेल्स बनाएगा, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। यंग में वो 2 डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होंगे, यंग जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होगा उसमें एक होगा विगर वाला वेजिटेटिव सेल और स्मॉल साइज का रहेगा जनरेटिव सेल। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे एक तरफ रहेगा जनरेटिव सेल, यहां पे ये जनरेटिव सेल और बड़े वाले का रहेगा वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। यहां पे इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, बट जब ये मैच्योर पॉलन ग्रेन फिर से माइटोटिकली डिवीजन करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम है ट्यूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करना और आफ्टर द ट्यूब फॉर्मेशन वो डीजनरेट कर जाता है। तो यहां पे जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा, मियोसिस डिवीजन नहीं करेगा। यहां पे जो माइटोसिस हो रही है तो प्लॉइडी वैसे ही रहेगी, प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां पे फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, वहां पे एक सिनगैमी होगी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होगा। उसको समझने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं एक पॉलन ग्रेन में। As the pollen grain mature, usually contains 1 vegetative cell and 2 generative cell that develop into a male gamete. यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल बन चुके हैं। यहाँ पे मैंने बताया माइटोसिस डिवीजन होगी, 2 जनरेटिव सेल बनेंगे और जिसमें से एक पॉलन या मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, ओवरी के ओव्यूल में जो एग होगा उसके साथ फ्यूज करेगा और जो सेंटर में 2 पॉलन न्यूक्लियाई होंगे सेकेंड मेल गैमीट उसके साथ फ्यूज करेगा। इसको समझते हैं हम। In some plants, pollen grain shades as 2 cell condition. कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो है वो सिर्फ 2 सेल स्टेज में 2 सेल कंडीशन में ही शेड करता है, मींस एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। इन दिस जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमीट एज पॉलन ट्यूब फॉर्म। जैसे जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 जनरेटिव सेल बन चुके हैं और एक वेजिटेटिव है, तो वेजिटेटिव सेल का काम है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना, उसके बाद वो डीजनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक यंग पॉलन ग्रेन दिखाया गया है, उसके बाद ये मैच्योर बताया है। ये मैच्योर वेजिटेटिव सेल रहेगा जिससे ट्यूब न्यूक्लियस बन रहा है और नीचे की तरफ छोटे साइज का जनरेटिव सेल दिखाया है। अब धीरे धीरे जो जनरेटिव सेल होंगे उसके न्यूक्लियाई उस पॉलन ट्यूब में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि पॉलन ट्यूब का बनने का पर्पस क्या है? पॉलन ट्यूब जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस को जो है वो एग तक यानी ओव्यूल तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब दिखाई गई है जिसमें 2 मेल सेल प्रेजेंट है, दैट इज अ जनरेटिव सेल। अब ये तो बात हो गई मेल पार्ट की, जहां पे फर्टिलाइजेशन जब हो ही, अभी तक यहाँ पे पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं बताया, बट फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेप में ये हो रहा है कि पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकला डेहिसेंस के बाद, तो वो स्टिग्मा पे जाके शेड करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में एजेंट्स जो हैं वो हेल्प करेंगे पॉलिनेट करने में, और सम टाइम विदाउट पॉलिनेशन मीन्स विदाउट फैक्टर एनी एजेंट जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल पार्ट पे पहुंच जाता है, यानी एबायोटिक फैक्टर्स, कोई बायोटिक फैक्टर नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं
female part की, that is the gynoecium or the pistil. Gynoecium is the female reproductive part of the flower. It consists of pistil प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम में. मोनोकार्पेलरी कंडीशन, मल्टीकार्पेलरी कंडीशन प्रेजेंट होती है. इन द मोनोकार्पेलरी कंडीशन गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल. गाइनोशियम में जो है वो सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगा. एंड इन द मल्टीकार्पेलरी गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल. गाइनोशियम के केस में पिस्टल्स जो हैं वो ज्यादा रहेंगे, मोर देन वन पिस्टल. एंड इन केस ऑफ मोनो सिंगल पिस्टल इज देयर. अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज द सिनकार्पस. सिनकार्पस में जो गाइनोशियम होता है, दैट गाइनोशियम इज विद फ्यूज्ड पिस्टल. जहां पे जितने भी पिस्टल हैं, मोर देन वन पिस्टल हैं, वो आपस में फ्यूज्ड रहेंगे. दैट टाइम वी यूज द टर्म सिनकार्पस. और एपोकार्पस के केस में जो गाइनोशियम होता है, मींस जो पिस्टल्स होते हैं वो फ्री रहेंगे, तो उस टाइम टर्म यूज की जाती है एपोकार्पस. यहां पे एक आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं. दिस इज द रिसेप्टिकल पार्ट, हियर इज द सेपल्स जो ग्रीन कलर की है, दैट इज द सेपल, एंड द कलरफुल पार्ट इज द पेटल. तो यहाँ पे ये ओवरी दिखाई गई है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. अब ये मोनोकार्पेलरी में एग्जांपल दिया है पी का और बीन्स का, जिसमें पिस्टिल जो है मोनोकार्पेलरी कंडीशन बताई. यहाँ पे गाइनोशियम में सिर्फ सिंगल पिस्टिल होगा. मल्टीकार्पेलरी में जहां पे मोर पिस्टल प्रेजेंट हैं, और सिनकार्पस के केस में वो फ्यूज्ड कंडीशन में रहेंगे. टोमेटो एंड कुकुम्बर आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीकार्पेलरी एंड द सिनकार्पस. दिस इज द विंका रोजिया एंड द लोटस विच इज द एग्जांपल ऑफ द एपोकार्पस, जहां पे पिस्टल जो है वो फ्री फॉर्म में रहेंगे. अब बात करते हैं पिस्टल के पार्ट्स की. ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स. द स्टिग्मा, जो यहां पे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दिस पार्ट इज द प्लेटफॉर्म फॉर द pollen grain, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा. यहां पे दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टाइल, एंड बिलो द स्टाइल दैट इज द ओवरी. ये दिखाया गया है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब जब हमने पीछे पढ़ा कि मेल पार्ट की फॉर्मेशन हो रही है, यानी पॉलन ट्यूब बनेगी, तो पॉलन ट्यूब से वो मेल गैमीट्स जो हैं वो ओव्यूल तक पहुंचेंगे. तो यहाँ पे स्टिग्मा इज द टिप पार्ट ऑफ द पिस्टिल दैट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म रीजन है स्टिग्मा, जहां पे आके वो पहुंचता है और पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, ताकि वो ओव्यूल तक जो है वो मेल गैमीट को पहुंचा सके. स्टाइल जो है दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जहां से पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक पहुंचती है. दैट इज अ elongated cylindrical पार्ट ऑफ द बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे इस लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल पार्ट को बोलते हैं स्टाइल. नीचे से नीचे आता है स्टाइल के बिलो, दैट इज द ओवरी. ओवरी इज द बेसल एंड बल्ज पार्ट. एक प्रोमिनेंट और प्रोट्रूडिंग पार्ट रहता है पिस्टिल का, जहां पे नंबर ऑफ ओव्यूल्स का नंबर सिंगल भी होता है और ओव्यूल्स का नंबर ज्यादा भी होता है. यानी कि यहाँ पे ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन. और ये प्रोट्रूडिंग पार्ट है, प्रोमिनेंट पार्ट है, जिसको हम इजिली देख सकते हैं. अब बात करते हैं कैविटी जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उसको ओवेरियन कैविटी बोलते हैं. जहां पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे लॉक्यूल्स. ओवेरियन कैविटी इज आल्सो कॉल्ड लॉक्यूल्स. जहां पे मेगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो रही है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो मैच्योर होंगे. तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं हम, और इससे पीछे हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की बात की, जहां पे माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी मे बी 1. इन केस ऑफ व्हीट
पैडी, मैंगो, जहां पे ओव्यूल्स का नंबर सिंगल होता है ओवरी के अंदर, और जहां पे नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे विद इन द ओवरी, दैट इज द पपाया, वाटरमेलन एंड द ऑर्किड्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवल्व्स कॉल्ड द इंटेगुमेंट्स। यहां पे आप ये एक मैच्योर ओव्यूल का डायग्राम देख रहे हैं, और इस ओव्यूल में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स का नंबर 2 सिंगल भी होता है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। अगर यहाँ पे बताया है कि इंटेगुमेंट्स जो है वो उस ओव्यूल के अंदर के जो सबसे एसेंशियल सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। ओव्यूल में जो टिप पार्ट होता है वहां पे जो है वो इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता, और जिस रीजन में इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल is the small opening present at the tip of the micropylar region. Opposite side जो रहता है ovule के, that end is called chilagal end. Opposite to the micropylar end is called the chilagal end, या फिर chilasa is present. It represent the basal part of the ovule. Opposite end जो है वो represent करता है ovule के basal part को। अब यहां पे बात करते हैं जो इंटेगुमेंट है वो अंदर कौन से रीजन्स को, कौन से पार्ट्स को एनक्लोज कर रहा है। इंटेगुमेंट एनक्लोजेस अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। एक कंफ्यूजन रहती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूसेलस। यहां पे मैं बता रही हूं न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द पार्ट विच प्रेजेंट इनसाइड द इंटेगुमेंट, and nucleus is the organelle which is present inside the cell. Nucleus एक organelle है, nucellus is the number and the mass of the cells which present inner side to the integument. These cells have abundant reserve food material. यहाँ पे nucellus के जो cells हैं इतने ज्यादा हैं और उनके साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो इनर साइड, इससे भी इनर सेल्स जो हैं एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस। यहां पे आप देख सकते हैं दिस ग्रीन पार्ट जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, दैट इज इंटेगुमेंट विच इज 2 in number, आउटर एंड द इनर। उसके बाद ये नेक्स्ट शेडेड जो पार्ट दिखाया है, दिस वन, दिस इज द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस से अंदर ये जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज द एम्ब्रियो सैक। इससे इनर, न्यूसेलस से अंदर वाले पार्ट को बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है जहां पे फॉर्मेशन होगी, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म कर रहा है। यहां पे जो सेल्स आप देख रहे हो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक formed from the megaspore. मेगास्पोर उस ओव्यूल को बना रहा है। यहाँ पे ये ओव्यूल जो है वो मैच्योर हो रहा है, इसके इनर सेल्स मैच्योर हो रहे हैं और यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगी। रिडक्शनल डिवीजन मींस मियोसिस 1। 2 टाइप की डिविजन्स पड़ी हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा, जो मैंने अभी बताई, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, मियोसिस डिवीजन हो रही है, वो प्रोसेस समझेंगे अभी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर का फॉर्म होना मेगास्पोर मदर सेल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल।
ओव्यूल जो है वो डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में इन द माइक्रोपाइलर रीजन। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में मेगास्पोर सेल डिफरेंशिएट होगा, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगा और वो डिवीजन करेगा, दैट इज द मियोसिस डिवीजन। Majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other three degenerates. जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में समझा तो वहां पे टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो रही थी, तो दिस इज द माइक्रोस्पोर विच इज इन द क्लस्टर फॉर्म और ये एक टेट्राड बना रहा है। जैसे जैसे इसमें डिहाइड्रेशन होगी तो ये माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल रहेंगे। बट इन केस ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है और बाकी के तीन जो हैं वो नॉन फंक्शनल हैं, जो डीजनरेट कर जाएंगे। यहां पे ये डेवलपमेंट दिखाई गई है फीमेल गेमिटोफाइट की। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड बताया गया है यहाँ पे न्यूसेलस वाली साइड माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे धीरे धीरे ये न्यूसेलस मास में माइटोटिकली डिवाइड करेगा। यहाँ पे न्यूसेलस जो है दीज आर द वेजिटेटिव सेल्स और ये माइटोसिस डिवीजन कर रहे हैं। पहले एक लेयर होगी, फिर उसकी लेयर्स बढ़ती जाएंगी। वहीं पे जो इसके अंदर का प्रोसेस है एम्ब्रियो सैक का फॉर्म होना, ये मेगास्पोर मदर सेल बन गया। दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। अब क्या होगा, पहले जब वो डिवाइड करा मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस 1 करा, मियोसिस 1 डिवीजन हुई, मियोसिस 1 डिवीजन होती है जब, तो मियोसिस 1 में प्लॉइडी 2n और फिर उसके बाद वो हैप्लॉइड हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। और जब मियोसिस 2 डिवीजन होगी तो अगेन वो इक्वेशनल डिवीजन शो करेगा। इक्वेशनल डिवीजन मींस जो प्लॉइडी यहां पे इन सेल्स की दिख रही है, यानी जो क्रोमोसोम है, जैसे 23 अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल्स में, और जैसे ही मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे बात की है कि ओव्यूल्स जो हैं वो जनरली जब मियोसिस डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, बाकी तीन जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे। अब यहां पे देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा माइटोटिकली। मियोसिस डिवीजन हो चुकी है, ये हर एक का प्लॉइडी जो है यहाँ पे हाफ है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पे ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसकी प्लॉइडी n है, हैप्लॉइड है ये। अब यहां पे ये फिर से डिवाइड करेगा, पर ये डिवीजन जो होगी वो माइटोसिस डिवीजन होगी। तो यहां पे जो प्लॉइडी थी वही प्लॉइडी मेंटेन रहेगी। यहां पे n था, तो जब ये आगे डिवाइड करेगा तो इससे 2 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अगेन फिर से ये माइटोसिस करेगा तो इससे भी 2 बन गए और इस वाले से भी 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो यहां पे टोटल बन गए हैं 4 और सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड द चिलेजल एंड। फिर से अगर ये डिवाइड कर रहे हैं n तो टोटल एंड में बन जाएंगे 8 हैप्लॉइड सेल्स। यहां पे एक बड़ा सा ये दिस इज द एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 हैप्लॉइड एक कॉर्नर पे दिख रहे हैं, एक पोल पे दिख रहे हैं और दूसरे पोल पे भी 4 दिख रहे हैं। तो टोटल है 8 सेल्स।
अब यहां पे वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कम्स टू सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक दिखाया मैंने पीछे, और यहां पे भी 4 सेल्स थे और नीचे की तरफ भी 4 सेल्स थे। एक एक सेल जो होगा वो सेंटर की तरफ आएगा, एक एक सेल जो होगा वो सेंटर की तरफ आएगा, और पोल्स पे रह गए 3। सेंटर में जो सेल आए दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर। जो सेंटर में आ गए हैं उनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर। सिंगल होता तो पोलर न्यूक्लियस, 2 हैं तो पोलर न्यूक्लियर। तो यहां पे these are the antipodal cells, these are the 2 cells are synergids and 1 is the egg cell। वहीं पे सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे वो एक सेल में प्रेजेंट होंगे, दैट इज सेंट्रल सेल। यहां पे देख सकते हैं ये 3 सेल दिखाए हैं चिलेजल एंड पे, और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 हैं। 2 जो हैं वो सिनर्जिड्स हैं जिसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होगा, और एक सेंटर में रहेगा दैट इज द एग सेल। और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, मींस न्यूक्लियस की बात कर रही हूं, वो जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे पोलर न्यूक्लियाई दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल। यहां पे ये चीज बोली कि एम्ब्रियो सैक में सेंटर की तरफ 2 न्यूक्लियस आएंगे और उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, जो बाद में आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज कर गए, इसकी प्लॉइडी भी हाफ थी, इसकी भी, हर किसी की यहां पे प्लॉइडी हाफ है एन। जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो ये 2n बन जाएगा, और इस 2n को बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। ये बड़ा सा जो सेंटर में बनाया है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। 3 न्यूक्लियाई एट द चिलेजल एंड and that forms the antipodal, and other micropylar end की तरफ रहेंगे synergids and the egg cell। 3 nuclei at the micropylar end organize into egg apparatus। egg apparatus किसको बोलते हैं? जहां पे synergids प्लस फिलीफॉर्म apparatus और egg होगा, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे egg apparatus। यहां पे दे आर आइडेंटिफाई इन द 2 synergids and egg between them। यहां पे अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज एग एपरेटस, एग एपरेटस इज द इट कंसिस्ट ऑफ 2 synergids and 1 egg cell। वहीं पे एंजियोस्पर्म के जो एम्ब्रियो सैक होता है, सम टाइम वो मैच्योरिटी के बाद 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, बट उसमें 7 सेल्स होंगे। सेल जो है वो 7 और न्यूक्लियाई जो होंगे दैट इज 8 इन नंबर। कैसे? यहां पे एंटीपोडल 3 नंबर में है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो 3 एक पोल पे आ गए और 3 ही दूसरे पोल पे आ गए, और यहां पे सेंटर में जो है दैट इज द सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोला। तो यहां पे काउंट तो सेल को एक ही करेंगे, तो 3 + 3 और 1 सेंटर का सेल आ गया, तो टोटल बन गए 7 सेल। और न्यूक्लियस की बात करें तो हर सेल के पास न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, तो सेल्ड स्टेज तो 7 हुई, बट न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है वो 8 हुई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस। Okay, thank you.